अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सितंबर 15 कर रहा था पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1। प्रोसेस 1 की कैलकुलेशंस तक कुछ पूछना है तो पूछें। समरी दोबारा बता रहा हूँ। प्रोसेस 1 से बनते हैं सिग्मा और बीटा, और बीटा प्रोसेस 2 में चला जाता है, वहाँ से थीटा बनता है। और पूछा है सिग्मा की पर यूनिट कॉस्ट और थीटा की पर यूनिट कॉस्ट। सिग्मा प्रोसेस 1 में बनता है, जॉइंट कॉस्ट बांट लेंगे तो जो सिग्मा का हिस्सा बनेगा उसी को पर यूनिट कर लेंगे। और थीटा प्रोसेस 2 में बनता है, तो प्रोसेस 2 की जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वही थीटा की पर यूनिट कॉस्ट होगी। ये सवाल की अप्रोच है। सवाल की अंग्रेज़ी पढ़ के किसी को ज़रा सी भी कन्फ्यूजन है तो बेटे बोलें। अच्छा, ये जो 3 सवाल हैं ना, इन पर मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ बार बार। जॉइंट प्रोडक्ट्स के 3 तगड़े सवाल हैं, ऑटम 15, ऑटम 17 और स्प्रिंग 20। और इसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट नहीं आया और इस दफ़ा चांसेस हैं। और ये ऑटम 15, ऑटम 17 और स्प्रिंग 20, इनमें से मैं एक कर रहा हूँ और बाकी 2 होमवर्क के साथ डिस्कशन करूँगा। और इनमें वो बात जो एक दिन पहले बता रहा था कि आईकेप के सोल्यूशन में गलती होती है, तो उसको फिर उसके बारे में क्या करें, मुझ पे यकीन करें ना करें, वो इस सवाल से रिलेटेड थोड़ा सा दोबारा बताऊँगा। तो अभी सवाल करा रहा हूँ, ये पूरा करके फिर चैप्टर ख़त्म, फिर मैं अगले चैप्टर पे चला जाऊँगा और फिर इस सवाल को आप आज दोबारा करेंगे। और जिनको इसमें ज़रा भी कोई मसला है वो 2 दफ़ा 4 दफ़ा कर लें। किए हुए सवाल को दोबारा करने में नुकसान तब है अगर आप बस याददाश्त की बेस पे कर रहे हैं, तो नुकसान है, पेज ज़ाया कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सवाल कर रहे हैं और बार बार कॉन्सेप्ट अपने आप को दोहरा रहे हैं, बेशक फिगर्स याद हैं आपको लेकिन कॉन्सेप्ट बार बार दोहरा रहे हैं, फिर होता है पक्का उससे। प्रोसेस 1 पहुंच गए थे कहाँ तक? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, जो कि निकालनी थी 77439, यहाँ तक पहुँच गया था। अब आगे क्या करना है? इसको बांटना है सिग्मा और बीटा में, एनआरवी की रेशो में। तो अब कर लेते हैं इसकी एलोकेशन। प्रोडक्ट टोटल एनआरवी और बांटी हुई कॉस्ट। प्रोडक्ट सिग्मा और बीटा के थीटा, बीटा। सिग्मा चूंकि फौरन सेल हो जाता है तो सिग्मा के यूनिट्स बने हैं 34,800। कितने का सेल होता है? 300 का कोई सेलिंग कॉस्ट, तो यही इसकी टोटल एनआरवी होगी। कितनी? 10,440,000। और बीटा के साथ क्या सलूक होता है? बीटा पहले फर्दर प्रोसेस होता है, फिर सेल होता है। बीटा के कितने यूनिट्स? 16,055। अच्छा, मैं ना ये एक गैप करके कर रहा हूँ काम, ये मैंने लिखना है यहाँ पर कुछ। सेल प्राइस 500 और माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता नहीं, 500। हाँ, तो इसी ने थीटा बन के बिकना है ना। जब कल परसों हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट्स बांट रहे हैं तो उसमें एनआरवी से बांटने का तरीका नहीं पड़ा।
तो उसमें क्या ये नहीं था कि एक फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकना है? तो उसकी एनआरवी कैसे निकाली थी कि ये जो चीज़ है ये कितने की बिकेगी? ये फर्दर प्रोसेस होने के बाद जो चीज़ बन जाएगी वो कितने की बिकेगी, माइनस उसको बनाने में खर्चा कितना आएगा। जो परसों होमवर्क का मैंने भी पिछली क्लास में जिक्र किया था, तरसों होमवर्क बल्कि तरसों, वो ए फॉरेन बिक जाता था 200 रुपये का, पता नहीं मुझे प्राइस नहीं याद, और बी बिकता था 400 का, लेकिन आफ्टर इनकरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 60। तो वो बी नहीं है जो 400 का बिक रहा है, बी ने फर्दर प्रोसेस होके खूबसूरत प्यारा सा बी बनना है, फिर वो बिकना है 400 का। लेकिन उस एनआरबी को अप्लाई किस पे करना है? इसी पे, क्योंकि हमने इनको बांटना है। अगर आपको लगता है यहां थीटा की प्राइस नहीं लेनी तो बताएं बीटा की प्राइस। बीटा की कितनी है सेल प्राइस? है नहीं है ना, बिकता ही नहीं है वो, और ये इसकी प्राइस नहीं है, तभी तो यहां तक पहुंचने के लिए जो मजीद खर्चा आना है वो माइनस कर रहे हैं, तभी तो फिर ये बीटा की एनआरवी बनेगी। तो हमें इस वक्त ये फिगर नहीं पता है, क्या करना चाहिए फिर? इसका जवाब थोड़ी देर बाद है। अच्छा यार, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने जो पिछली से पिछली क्लास के अंदर, बल्कि उससे भी पिछली क्लास के अंदर, जब एनआरबी से बांटना बताया है, उसका कोई डाटा बताएं मुझे। मेरा ख्याल है ए के 3000 यूनिट से, नहीं होमवर्क वाला नहीं, जो क्लास में किया था, इसके 5000 से, और 16 लाख को हमने बांटना था। सबसे पहले मैंने 16 लाख को इस रेशो में बांटना बताया था। फिर अगले सवाल में मैंने इन्हीं की अभी की सेल प्राइस, जो अभी ही ये बिक जाते हैं, जो कि थी 300 नहीं थी मेरे ख्याल में, 380 माइनस 10, अरे नहीं यार 300 थी माइनस 10, और इधर 255। इसका आंसर टोटल निकलेगा, और उस रेशो में फिर हमने ये बांटा था। इसमें कोई एतराज़, ये हमने किया था एक दफ़ा काम। फिर इससे अगला सवाल, जो कि अगली क्लास में आते ही किया था मैंने, तब मैंने कहा था कि इनकी सेल प्राइस अब फ़ौरन नहीं है, ये 380 का बिकेगा, लेकिन पहले इस पे मज़ीद ख़र्चा लगेगा 40 का, फिर बिकेगा ये 425 का, लेकिन इसको 425 का बेचने के लिए पहले इसको मज़ीद प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर 130 नहीं, हाँ 130। इसमें भी कोई इतराज़ नहीं। डबल किधर कर दिया? ये एक सवाल था, ये अगला सवाल था। नहीं चलें ठीक है, नहीं मैंने ये तीसरा सवाल लिखवाया था, ये नीली वाली फिगर उसकी लिखी हैं लेक्चर 52 में। इस पे एतराज़। अब इस सवाल से रिलेट करूं तो ये बीटा है, लेकिन ये थीटा की प्राइस है, तभी तो फर्दर प्रोसेसिंग है, तो ये बीटा के यूनिट्स है ना। आप कह रहे हैं सवाल में यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, हाँ इसका जवाब है अभी, अब वो मैंने उसके लिए जगह छोड़ी है ना। ये तो अभी मैंने सिर्फ उतना डिस्कस किया जो मैंने पहले कराया है, जितना ये पहले कराया था अभी तक मैंने वो बात की है बस, इसलिए तो यहां जगह छोड़ी है। सिग्मा की सेल प्राइस, बीटा और उसकी एनआरवी। अब इसमें से हमें ये फिगर नहीं पता, जब ये फिगर नहीं पता तो फिर ये फिगर नहीं पता, और जब ये फिगर नहीं पता तो इसको हमने बांटना है इस रेशो में, तो ये भी नहीं पता। तो ये प्रोसेस 1 तो यहीं रुक गया, प्रोसेस 1 यहीं स्टॉप हो गया। चले प्रोसेस 2 पे चलते हैं, वहां से कोई हिंट मिल जाए तो मिल जाए।
प्रोसेस 1 यहीं रुक गया, क्योंकि हमें ये फिगर नहीं पता। जब तक ये फिगर नहीं पता चलेगी हम ये फिगर नहीं निकाल सकते, और इसकी रेशो में बांटना है ये, तो फिर ये भी नहीं बढ़ सकता। अच्छा, जो यहां लिखूंगा उससे आगे क्या करूंगा फिर? ये जो यहां लिखूंगा उसको मैं 34,800 से डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा? वो सिग्मा की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और जो यहां फिगर लिखूंगा वो क्या होगी? वो बीटा की टोटल कॉस्ट होगी, जो कि प्रोसेस 2 में ट्रांसफर इन की कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस 2 में ट्रांसफर इन की कॉस्ट बनने लगी है, ये सिग्मा की कॉस्ट है, जिसको यूनिट से डिवाइड करके सिग्मा तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी ये टेबल हमारा रुक गया है। प्रोसेस 1 मैंने यहीं छोड़ दिया। प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग नहीं है, ट्रांसफर इन। अब ये ट्रांसफर इन वो हैं जो ये बीटा है, 16,055, कोई न्यू मटेरियल नहीं है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल लॉस फिर 5%, तो वो इसी का 5% होगा। किसी को इतराज कि इसका 5% क्यों है? क्यों है? क्यों नहीं है? क्यों इतराज नहीं है? क्योंकि और कोई फिगर ही नहीं है। कितना बन गया? 803। बाय प्रोडक्ट नहीं है, एबनॉर्मल पता नहीं, शायद हो। आउटपुट, और अब ये हम थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा का आउटपुट 15,200, 52 एबनॉर्मल लॉस। ये प्रोसेस 2 का क्वांटिटी स्केड्यूल। बैठ जा यार, इतनी जगह है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मटेरियल और कन्वर्जन। अच्छा, P1 कंप्लीटेड यूनिट्स 15,200, और ये दोनों में 15,200। एबनॉर्मल लॉस 52, कुछ नहीं बताया तो 100 है। 15,252, 15,252। जी किधर है सर? सर की आवाज़ आई थी। कोई सवाल पूछ रहा है ऐसी बस है? चाय का पूछ? नहीं, शुक्रिया। कॉस्ट पर यूनिट P1 और कन्वर्जन। ओपनिंग है नहीं, इसलिए करंट पीरियड कॉस्ट। ये फिगर, ये वो फिगर है जो यहाँ निकलनी है। ये फिगर नहीं पता। ये फिगर 1240 दोनों मिला के
890 और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू नहीं है, बाय प्रोडक्ट की सेल प्राइस कोई नहीं है, बस यही न्यूमरेटर है और ये पता नहीं, ये पता है। इसका डिनोमिनेटर 15,252, इसका डिनोमिनेटर 15,252, कॉस्ट पर यूनिट, दिस डिवाइड बाय दिस नहीं पता, दिस डिवाइड बाय दिस 0.30। हमजा एक लड़का है, हमजा है यहाँ पर। ये फिगर वहाँ से आनी है, ये फिगर नहीं पता, लेकिन ये डाटा अवेलेबल था तो ये पर यूनिट निकल आई। यहाँ तक पहुँचे फिर साइंस बताता हूँ। जल्दी भाई। चलो ठीक है, पहुंच गए। यहां पर क्या माइनस होना है? नहीं, पता नहीं सही है कि नहीं। फिर यहां से क्या माइनस होना है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेस 1 से जो बीटा बने, कितने बने? 16,055। इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है नहीं पता ना, ये निकालनी है हमने। फर्ज करें ये 2 मिलियन है, ये 2 मिलियन रुपए है। बीटा 16,055 बने हैं और इतना खर्चा उन पे हो चुका है तो बने हैं, या आगे मजीद होना है? ये हो चुका है तो बीटा बने हैं। अब इस बीटा ने प्रोसेस 2 में जाना है और प्रोसेस 2 से थीटा बन के निकलना है। इस बीटा ने प्रोसेस 2 में जाना है, फिर इस पे मजीद खर्चा होना है तो थीटा बनना है। अच्छा, थीटा बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है? अभी हम पर यूनिट के चक्कर में नहीं पड़ते। थीटा बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 2 मिलियन ट्रांसफर्ड इन प्लस कन्वर्जन, यानी 1240। थीटा तो इतने में कॉस्ट किया ना, थीटा बनाने के लिए इतने रुपए की कोई चीज इन होनी है और इतना कन्वर्जन होना है, तो थीटा की कॉस्ट तो इन दोनों को प्लस करके है। लेकिन जब हम बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मेरा जुमला सुनिएगा गौर से, बीटा को थीटा बनाने के लिए फर्दर कितना खर्चा करना है? 1240, या ये भी 1240, क्योंकि बीटा तो बना ही तब है जब ये खर्चा हुआ है, ये फर्दर नहीं है। फर्दर तो है बीटा बनने के बाद, यानी इस प्रोसेस 2 में होने वाले जो खर्चे हैं वो है फर्दर कॉस्ट। सिर्फ ये है या ये भी है? सिर्फ ये, क्योंकि ये तो वही 2 मिलियन रुपए आना है और उसका पर यूनिट निकलना है, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो यही है और यही चाहिए थी हमें। ओके सारे, तो ये 81.3 यहां आ जाएगा।
ये फर्दर प्रोसेसिंग वाली बात बेटा किसी को भी ज़रा सी भी कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये है, ये नहीं है, ये बात समझ आ गई? नहीं समझे तो बोलना यार, पूरी बात ही नहीं समझे, सारी कॉस्ट दोबारा पढ़ाओ। बीटा 16,000 बन गए, ये 2 मिलियन इन पे प्रोसेस 1 में खर्च हुआ। अब ये 2 मिलियन जब प्रोसेस 2 में जाएंगे ये, तो इन 2 मिलियन को नाम मिलेगा कि प्रोसेस 2 के हिसाब से ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन है। फिर मजीद खर्चा होगा और फिर जाके थीटा बनेंगे। पर यूनिट की बात नहीं पूछ रहा, वैसे पूछ रहा हूँ थीटा टोटल कितने में कॉस्ट करेंगे? सिर्फ 1240 में। थीटा बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 2 मिलियन प्लस 1240 ना, ऐसा ही होगा ना। थीटा के हिसाब से बोलेंगे तो हाँ, थीटा की टोटल कॉस्ट दिस प्लस दिस होगी। लेकिन जब बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे कि बीटा से थीटा पहुंचने में मजीद कितना खर्च होना है, तो वो 1240 है या ये भी मजीद होना है? 1240। तो फर्दर प्रोसेसिंग 1240 है। इसलिए तो 12,40,000 यहां से माइनस कर दो, 12,40,000 नहीं पर केजी, तो ये वो पर केजी, पर लीटर, पर लीटर, पर लीटर, ये पर लीटर, लीटर है। तो ये यहां से माइनस हो जाएगी। अब ये है सेल प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। यहां तक ओके? इससे पहले क्योंकि मैं अब जो बात बताने लगा हूं उससे पहले मैं आपको एक पुरानी बात याद करा रहा हूं। ये भी 2 दिन पहले की बात है, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिमाग में होगी। स्प्रिंग 19 जब एबनॉर्मल लॉस 28, 25 के 75 पता नहीं, चलो 25 चलो, है यही है। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन 1, चलो जितना भी है खैर है, इसको हम आंसर नहीं निकालने लगे। 2875 है। ये 2875 केजी था कि लीटर्स थे? स्प्रिंग 19 ये लीटर्स थे। इस सवाल में सारा क्वांटिटी स्केड्यूल लीटर्स में था, जिसमें 5,000 कुछ नॉर्मल लॉस था, 2,000 कुछ एबनॉर्मल लॉस था, जो कि टोटल लॉस 6,000 केजी बताया हुआ था। उससे हमने 8,000 लीटर निकाला था, ये लीटर्स था। इसको जब 170 रुपए से मल्टीप्लाई किया था, स्क्रैप नहीं 170 ना, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट जब किया था, अरे नहीं था -20, स्क्रैप इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ। स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट 170 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसी को 170 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। क्यों? ये रुपीस पर केजी, ये लीटर्स है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 1 लीटर से कितने केजी। तो वो 7.75 किया था, तो ये केजी में बने थे, क्योंकि 1 लीटर से 0.75 केजी बनते थे। ये 0.75 क्या है? केजी पर लीटर। तो लीटर लीटर कैंसिल होके केजी बन गया, फिर ये मल्टीप्लाई किया था। ये बात याद है और समझ भी आई थी, और अभी तक समझ में है और आगे भी रहेगी। ये क्या है? 34,800 रुपए हैं, लीटर्स हैं। 300 क्या है? रुपीस पर लीटर। तो ये हो सकता है मल्टीप्लाई, ठीक है, हो सकता है। तब ये 10,440 आ गया। 16,055 क्या है? लीटर्स है। 500 रुपए क्या है? रुपीस पर लीटर। 81.3 रुपीस पर लीटर। तो फिर ये भी हो सकते हैं मल्टीप्लाई कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ये भी लीटर्स हैं, ये रुपीस पर लीटर है। अच्छा, अब मैं जो बात बताने लगा हूं उसके लिए पिछली कहानी सुनानी इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर पिछली कहानी नहीं सुनाऊंगा तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए।
जो मैं बताऊंगा। चूंकि ये भी लीटर्स है और ये भी रुपीस पर लीटर है, ये लीटर है, रुपीस पर लीटर है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रहा था? क्योंकि वो लीटर था और वो रुपीस पर केजी था, तो हमें इसको कन्वर्ट करना था। यहां पर ऐसा मसला इसलिए नहीं लग रहा कि ये भी लीटर हैं, वो रुपीस पर लीटर है, ये भी लीटर हैं और ये भी रुपीस पर लीटर है। इस अटेम्प्ट का जब सोल्यूशन था ICAP का, तो उसमें ये ऐसे ही था, दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस, और इतनी ये बात अपेरेंट ठीक लग रही थी कि इसको ओके चलते रहे। लेकिन कोई साल 1.5 साल पहले, मुझे याद नहीं है कि किसी ने सवाल पूछा था या खुद ही टेढ़े मेढ़ी चीज़ें सोची थी, क्योंकि ऑपरेशन करता रहता हूँ मैं चीज़ों के, फिर चीज़ क्लिक की थी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है साबित करता हूँ अभी। वो क्लास में मैं समझा देता था, हाँ ऑटम 20 में याद आ गया मुझे, स्प्रिंग ऑटम 20 में मैं क्लास में चीज़ों को लॉजिकल समझाता था, बच्चे मुत्तफिक नहीं होते थे। 3 अटैम्प्ट्स लगी, फाइनली पिछली अटैम्प्ट में ICAP ने उसको एडमिट भी किया, बल्कि आप क्लास में बैठे हुए थे, एक स्टूडेंट यहाँ पर है, वो जो इधर अकेला लड़का ना, उसकी बात करो, तो हमजा नहीं अकेला लड़का इस क्लास में, हाँ, तो मैंने उस दौर की बात है, और वो ईमेल कंफर्म हो गया था, ठीक है सोल्यूशन मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। तो ये बात कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ICAP के सोल्यूशन में था, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग सोचें नहीं वही ठीक था, इसलिए मैंने वो गलत बात वाली पहले बताई है। अब इसको मैं सही करने लगा हूँ। ये बेशक लीटर है और ये बेशक रुपीस पर लीटर है, लेकिन फिर भी इनको मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि पेट्रोल के लीटर का क्या रेट है? 210 रुपीस पर है लीटर। और अगर आप 5 लीटर दूध खरीदें, 5 लीटर दूध, तो टोटल बिल कितना बनेगा? 5 लीटर इंटू 210 रुपये पर लीटर है? नहीं है, लीटर है ना भाई, लीटर ही तो है। 5 लीटर दूध खरीदा है इंटू 210 रुपये पर लीटर है, लेकिन है तो लीटर ही ना है। तो बात सिर्फ लीटर की नहीं है, ये किसके लीटर है, वो कौन सा लीटर है? ये दूध का लीटर है, वो पेट्रोल का लीटर है, तो ये मल्टीप्लाई करना ठीक नहीं है। अगर आप सिर्फ रुपीस पर लीटर ही देखेंगे तो उस हिसाब से तो ठीक लग रहा है। ये किसके लीटर्स हैं? ये बीटा के लीटर्स हैं। ये रुपीस 500 रुपए, रुपीस 81.3 पर किसका लीटर? पर थीटा का लीटर। और 1 लीटर बीटा से 1 लीटर थीटा नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि इस प्रोसेस की नेचर ही ये है कि 1 लीटर जब बीटा यहां डलेगा तो उसमें से 5% जाया होगा ही होगा। चलो ज्यादा जाया हो गए वो तो एबनॉर्मल बात है, लेकिन एक रूटीन प्रोसीजर क्या है कि जब 1 लीटर बीटा इन होगा तो उससे कितने थीटे बनेंगे? 0.95 थीटे बनेंगे। ओके, अब ये बेशक लीटर है, ये भी रुपीस पर लीटर है, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो फिर ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये इतने लीटर बीटा है जबकि ये रुपीस पर लीटर ऑफ थीटा। तो हमें इस बीटा के लीटर्स को इनसे मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने थीटा के लीटर्स, तो वो होंगे इंटू 0.95। किधर से आया? 1 लीटर बीटा इन होगा तो 5% उसमें से जाया होना ही होना है, एवेपोरेट होना ही होना है। तो जो थीटा बनना है वो 1 लीटर की बजाय 0.95 लीटर का वजन रह जाएगा। ये फिगर लिखने से आंसर यहां टोटल रुपीस में कैसे आएगा वो भी समझें। मैंने ना ये क्वेश्चन बना के लिखी थी ICAP को मेल में, तो फिर वो लोग माने थे। 16055 क्या है? लीटर्स ऑफ बीटा, यानी इतने बीटे हैं, ठीक है, इनटू 0.95 क्या है? हाँ जी, 0.59 थीटा पर बीटा।
एक बीटा के बदले 0.95 थीटा। नहीं नहीं, ये थीटा बाय बीटा इनटू ये क्या चीज है, क्या बना ये आंसर 4 क्या बनता है 418.7। ये क्या चीज है, ये है रुपीज पर थीटा। हाँ जी, इस पूरे का आंसर है, इस पूरे का आंसर आंसर किस में आ गया, तो बस हम रुपीज ही निकाल रहे हैं, ये हम रुपीज ही निकाल रहे हैं, ये रुपीज हैं तो आंसर रुपीज में आएगा। अगर आपने, नहीं बात थीटा की नहीं है, टोटल रुपए आएंगे, टोटल रुपए होंगे, ये टोटल आंसर रुपये निकलेगा बस। ये 10,440 ये क्या है, बस रुपीज हैं, टोटल रुपीज हैं, या पर बीटा पर सिग्मा है, टोटल रुपीज हैं, तो इसका आंसर भी किस में निकलेगा, टोटल रुपीज। अगर ये वाला पोर्शन ना लिखते, ये पोर्शन ना लिखते, तो आंसर होता कुछ नंबर रुपीज बीटा पर थीटा। फिजिक्स पढ़ी जिंदगी में? तो अगर आप ये 0.95 नहीं लिखेंगे ना, तो ये वही हिसाब हो जाएगा कि आप 5 लीटर दूध को पर लीटर पेट्रोल के रेट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो 0.95 यहां लिखना पड़ेगा। अच्छा, इस एतराज का जवाब देता हूं कि सर ये तुम थीटा की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जिनको ये एतराज है तुमने थीटा की कैलकुलेशन कर दी, वो भी जवाब देता हूं। पहले सिर्फ ये तसल्ली कर लें कि इनटू 0.95 लिखना है, ठीक है, कोई एतराज? इसका आंसर क्या निकला 6386 है 117, बस ठीक है। हैं जी, ये असल में नॉर्मल लॉस माइनस करके 0.95 किया ना। यानी आप 16,055 माइनस 803 कह रहे हैं? हाँ कर दे। ये कैलकुलेशन ठीक है, ओके। चले अब ये जवाब कि ये थीटा की कैलकुलेशन है कि बीटा की कैलकुलेशन है, अब इसका जवाब दे रहा हूं। यहां पर हम जो टोटल एनआरवी लिखते हैं उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो 34,800 लीटर बने, ये कल को टोटल कितने रुपए कमा देंगे। ये जो अभी 16,055 बने, ये कल को कितने टोटल रुपए कमा देंगे। वो जितने भी टोटल रुपए कमाएंगे, बात हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रही है, बीटा ही, कि ये कल को कितने पैसे कमा। हम बात इसी की कर रहे हैं कि बीटा कल को कितने पैसे कमा देगा। तो ये हम इसी की बात कर रहे हैं कि ये जब निकलेंगे कमाने के लिए इतने रास्ते में मर जाएंगे, फिर बाकी जो बचेंगे वो इतना कमा के देंगे। तो ये टोटल पैसा कमा के देंगे ये लोग। ठीक है, तो ये बीटा ही की वैल्यू निकाली है हमने यही कैलकुलेट किया है कि इतने बीटा कल को टोटल कितना रुपए जनरेट कर देंगे, तो वो टोटल इतना ही जनरेट करके देंगे। तो इसलिए ये बीटा और सिग्मा की ही वैल्यूज हैं। बस ये पॉइंट था इस सवाल के अंदर, और बस सवाल हो गया। ये किसी ने लिखना है तो लिख ले। मैंने ना ईमेल में बकायदा कलर चेंज करके ये लिखा था, तो काटा भी था उनको।
क्या हो गया? मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। वो आप लोग में से कुछ सर्टिफिकेट ले देगा तो मिल जाएगा। हम दे देंगे। लेकिन इसमें एक मासूमियत ये है कि मैंने चूंकि ये पॉइंट समझाया था और उसकी मिसाल इस सवाल की दी थी, जबकि मैंने जिक्र किया था कि इस जैसे ये दो और हैं, तो आई कैप ने एडमिट सिर्फ इसी को ही किया और सोल्यूशन इसी का इमेंड कर दिया, लेकिन इसी की बेस पे बाकी दो भी हैं जो चेंज हैं। तो वो फिर मैं आपको जो होमवर्क दो देने हैं ना, वो वही दो हैं, तो इसलिए इनका सोल्यूशन अपना दूंगा आपको। नहीं समझ आई, दोबारा बोलो। ये मैंने कॉस्ट नहीं लिखी है, ये हो रही है ना, ये वही हो रही है। हाँ एक मिनट, मैं जो आप कहना चाह रहे हैं ना, मैंने वो फिगर लिखी नहीं है अभी, मैं एक बार वो फिगर लिख दूं ना, फिर आप दोबारा पूछिएगा आप क्या कह रहे हैं। मैं इस टेबल को पूरा कर लूँ। इनका टोटल 16826117। इसको इनकी रेशो में बांटना है, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस यहाँ आएगा, इनटू दिस यहाँ आएगा। 4389 435 268500। तो ये ऐसे 7074439 बना है। अब ये जो 2685 है, ये बीटा की कॉस्ट निकल आई और ये इधर इस ट्रांसफर इन की कॉस्ट है 2685004। अब पूछें आप क्या कह रहे हैं? हैं? लेकिन हम थीटा के एनआर भी नहीं कर रहे हैं ना कैलकुलेट। वन 176.04। अच्छा, ये जो मैं बात बता रहा था कि ये बीटा की एनआरवी है, ये बीटा की है, थीटा की एनआरवी बीटा की एनआरवी। क्योंकि हम बात बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। इसके लिए एक मिसाल अभी अभी आई जहन में। 10 दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि हम ना वो जब वेले होंगी ना, वेले हैं, वेले वेले क्या होता है? नहीं यार, वो क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, शायद में वेले। हाँ वो जो ऐसे नोट फेंकते हैं, वेले कहते हैं ना। तो मैंने उसको आगे बजाई ये कह दिया। तो अब इन 10 दोस्तों ने फैसला किया कि हम उस झुंड में घुसेंगे और पैसे लूट के लाएंगे। अच्छा, अब ये 10 दोस्त निकले हैं और उस झुंड के अंदर ये जो यहाँ रश था, यहाँ पहुँचे। इनमें से 4 तो पीछे ही गिर गए, 6 ही पहुँच सके। और वो जो 6 लोग थे वो टोटल मिला के 5000 रुपये के पैसे, 5000 रुपये ले आए इकट्ठे करके हैं। अच्छा, अब ये 5000 असल में नोट किन्होंने इकट्ठे किए हैं? 6 लोगों ने। लेकिन जब ये बोला जाएगा कि ये 10 लोग टोटल कितने पैसे लेके आए, तो भी 5000 ही है, क्योंकि यहां से निकलने वाले तो 10 ही थे ना। बेशक वो 4 पीछे ही गिर गए, बाकी 6 ही पहुंचे हैं और वो पैसे असल में उन 6 नहीं उठाए हैं,
लेकिन बोला ये जाएगा कि ये 10 लोग जब गए हैं तो कितने पैसे लाए हैं, तो 5000 ही लाए। अब आप ये कहेंगे जी ये 10 तो नहीं है, तो 6 लोग लाए हैं। तो बात तो हो रही है कि जो गए थे वो कितने लाए, तो वो तो 10 ही लोग गए थे, तो इसलिए ये बीटे ही थे जो निकले थे यहां से। असल में बिके सिर्फ 6 थीटे हैं, 10 बीटे गए थे लेकिन बिके 6 थीटे हैं। लेकिन जब बात बोली जाएगी कि ये 10 बीटे जब निकले थे तो कितने पैसे लेके आएंगे, तो इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही होगी जी। हाँ, नॉर्मल लॉस, क्योंकि हम उनको कोई कॉस्ट अलॉट नहीं करना चाह रहे होते, हम एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट अलॉट करना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो यहां हैं, क्योंकि हम उनको कोई कॉस्ट नहीं देना चाह रहे होते ना, क्योंकि हम उनको कोई कॉस्ट देना ही नहीं चाह रहे होते, वो हमारे खाते में ही नहीं आना चाह रहे होते। नहीं, अब आप इस स्टोरी को देखो, जिस स्टोरी से जिस चीज़ बताई है उसमें उसकी ऑपरेशन ना करो। मैंने जिस स्टोरी से जो चीज़ बताई है बस उसके लिए मिसाल इस्तेमाल की है। अब उसी मिसाल पे आप IAS 12 भी फिट करेंगे या वो फिर ना करें, मैं जो मिसाल के लिए बताइए बस वही बताइए। अब सवाल का आंसर रिक्वायरमेंट क्या थी? अब ये सारी मेहनत करने के बाद एक पेपर मार्कर यहाँ गुम हो गया है कि आप कर क्या रहे हैं, तो आप हेडिंग दें कॉस्ट पर लीटर सिग्मा 106 नहीं, ये 4389435 डिवाइडेड बाय 34800 126.13। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? थीटा की पर यूनिट कॉस्ट, तो ये कौन सी है? वही जो प्रोसेस 2 की पर यूनिट कॉस्ट है, यानी 176.04 प्लस 81.3। क्या 2.34। ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी ये, और ये सारी इसके लिए मेहनत थी। जी जी, उनमें यही 0.95 वाला ही मसला था। एक में तो बिल्कुल यही बात थी, तीसरे में जो है वो बाय प्रोडक्ट था, तो उसको अजम्पशन लेके सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने ना उसके 2 सॉल्यूशन बनाए हैं, वो दोनों ही आप लोगों को दूंगा। जो मेरी सोच से ही ऊपर होगी तो वो हो जाएगी टेस्ट वो अगली टाइम में पढ़ा दूंगा। ठीक, प्रोसेस कॉस्टिंग ऑफिशियली बस एंड हो गया है, और क्लास नहीं एंड हुई है, क्लास चल रही है। ये बस प्रोसेस कॉस्टिंग ख़त्म। अभी आप आज यही सवाल फिर से करें, ताकि आपको ये चीज़ें ना बार बार करेंगे ना तो ये चीज़ें हजम होंगी। फिर अगली क्लास में मैं एक होमवर्क और फिर उससे अगली क्लास में एक होमवर्क दूंगा। हाँ जी, हाँ, किसके हिसाब से? नहीं नहीं, प्रोसेस 2 का आउटपुट बस थीटा ही है। एलोकेशन के साथ प्रोसेस 1 में ज्वाइंट प्रोडक्ट है, प्रोसेस 2 में भी कोई ज्वाइंट प्रोडक्ट है, प्रोसेस 2 में एक ही प्रोडक्ट है। तो प्रोसेस 2 में जब प्रोडक्ट ही एक है तो जो प्रोसेस 2 की हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है वो उसी की है ना? नहीं, नहीं समझ आया। चलें, प्रोसेस 2 सॉल्व हो गया। अब मेरा सवाल है आपसे, प्रोसेस 2 में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालें, क्या करेंगे बताएं? आउटपुट क्या करूं? 15,200 इंटू 176.04 प्लस 81। ठीक है, ये प्रोसेस 2 की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाएगी।
ये कौन सा प्रोडक्ट है? थीटा है या और भी 2-4 हैं? थीटा है। पर यूनिट निकालें इसकी अब। 15,200 से डिवाइड कर दें, कर दें। ये बन जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट ही एक ही है, तो जो पर यूनिट है वही उसकी पर यूनिट है। सवाल डन। यार इसकी बड़े स्लो स्लो सैर कराएं पूरे बोर्ड की, फिर मैं मिटाऊं उसको। मिटा दूं? marginal and absorption costing. अच्छा ये ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ जो इसको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले सेक्शन में देख रहे हैं 55B, तो 55A जो है ना वो ऊपर प्रोसेस कॉस्टिंग वाले में डला हुआ है। नया चैप्टर है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस पे सेपरेट सवाल भी आ सकता है, और ये आपको जब मैंने ग्रिड दिया था तो ये पहले ग्रिड पे मैं आया हूँ वापस। अभी मैं ग्रिड 2 पे चला गया था, लेकिन अब मैं ग्रिड 1 पे आया हूँ वापस। इसमें से हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर चुके हैं, ओवरहेड्स कर चुके हैं और लेबर कर चुके हैं। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन करवा रहा हूँ। इस पे सेपरेट सवाल भी आ सकता है और जनरली आसान है, जनरली, लेकिन एक आधा सवाल मुश्किल आया हुआ है इस पे। जनरली ये मुश्किल चैप्टर नहीं है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चैप्टर में क्या है इस पे मैं अभी बाद में आता हूं। पहले मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मैं इनका सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं, फिर कॉन्सेप्ट आप लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, यानी जो गुड हम बना रहे हैं उसकी जो हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, जैसे अब
प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे होते थे, वो प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट थी ना, मटेरियल कन्वर्जन मिला लें तो वो प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट थी। और अगर वो फिनिश गुड बन गया यानी आखिरी प्रोसेस है तो उस फिनिश गुड्स की वो पर यूनिट कॉस्ट है। उससे पहले तो वर्क इन प्रोसेस था, लेकिन अगर आखिरी प्रोसेस का सवाल है और उसका जो आउटपुट है वो फिनिश गुड है, तो जो उस आखिरी प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट निकली हुई है वो उस फिनिश गुड की पर यूनिट कॉस्ट है। जैसे पिछले सवाल के अंदर वो सिग्मा फिनिश गुड है, तो उसका जो आंसर निकला था वो फिनिश गुड की प्रोडक्ट कॉस्ट है। जो थीटा था वो फिनिश गुड है, जो उस थीटा की 257 समथिंग निकली थी वो उस फिनिश गुड की प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट दैट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड, ये मुराद है प्रोडक्ट कॉस्ट से। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, इससे रिलेटेड दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक कहलाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी तक हमने जितनी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है हम ये पढ़ रहे थे, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। OAR चैप्टर पढ़ा था एक, उस ओवरहेड वाले चैप्टर के अंदर एक सवाल था जिसमें बॉटल्स बना के और वो कार्टन में पैक होती थी, तो उनकी कॉस्ट पर बॉटल निकाली थी हमने। उस कॉस्ट पर बॉटल में डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर और FOH। और FOH हमने उस वक्त बस FOH कहे थे, हालांकि उसको मज़ीद तोड़ा जाए तो उनमें फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है। उस वक्त ज़रूरत नहीं थी तोड़ने की, तो मैंने तोड़े भी नहीं थे। इसी तरह जो प्रोसेस कॉस्टिंग पड़ी उसमें कन्वर्जन में क्या क्या आता है, डायरेक्ट लेबर और FOH, उसमें भी ज़रूरत नहीं थी तोड़ने की, तो बस वो FOH थे। वो भी फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर टोटल ही चाहिए थे। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट में, यानी प्रोडक्ट का एक यूनिट कितना कॉस्ट कर रहा है, डायरेक्ट मटेरियल तो है ही है, डायरेक्ट लेबर भी है और FOH दोनों हैं, यानी टोटल FOH है। जो बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता होगा उस बिजनेस के नज़र में प्रोडक्ट का एक यूनिट कितना कॉस्ट करेगा, इन चारों का टोटल। क्योंकि इनके ख्याल में वो जो फैक्ट्री का रेंट है वो भी किसने बर्दाश्त करना है, प्रोडक्ट नहीं, एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब, तो वो खर्चे भी उसी ने एब्जॉर्ब करने हैं। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो फैक्ट्री का खर्चा है, अगर आप प्रोडक्शन करते या ना करते, वो तो रेंट पड़ना ही पड़ना था, तो बेचारे प्रोडक्ट के जिम्मे ना डालें, उसको आप सीधा एक्सपेंस बनाएं। प्रोडक्ट में सिर्फ वो खर्चे डालें जो प्रोडक्ट बनेगा तो होंगे, नहीं बनेगा तो नहीं होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर और बस वेरिएबल FOH। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अभी तक जितना पढ़ा था हमने वो सब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी। मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है, जो लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के मानने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक बात और बताऊं, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उन लोगों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बैठे हुए हैं, जिनको साल साल बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलनी है। उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की गाइडेंस क्या है, स्टैंडर्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस गुड्स बनाएगा, उसकी एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, ये IS2 बताएगा, IS2। और IS2 ये बताता है, IS2 भी इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसी पे बेस्ड होती है
और अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो भी सब हम यही पढ़ रहे थे। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये होती है इंटरनल पर्पजेस के लिए, बिजनेस चलाने के लिए वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बना सकते हैं। जो मैनेजमेंट ने अकाउंट्स देखने होंगे उनको साल साल बाद ऑडिट करा के अकाउंट्स नहीं देखने, उनको तो हर हफ्ते भी अकाउंट्स देखने हो सकते हैं, उनको तो हर महीने भी अकाउंट्स देखने हो सकते हैं, और प्रैक्टिकली हर महीने देख लेते होते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वो बिजनेसेस जो अपनी इंटरनल अकाउंटिंग के लिए वो नहीं ये फॉलो करना चाहें, तो उनकी नज़र में प्रोडक्ट का एक यूनिट कितने रुपए कॉस्ट करता है वो इन तीनों को ऐड करके निकलेगा। क्या उस बिजनेस में फिक्स्ड खर्चे नहीं होते होंगे? होते होंगे, लेकिन वो उन फिक्स्ड रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर को एक्सपेंस ही चार्ज कर लेंगे, इन्वेंट्री के कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ये वो हैं अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो हो तो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग ये मैंने यहाँ पर सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ तक नोट करें, कर लिया है। फायदा बस दो अलग अलग सोचे हैं। हाँ नहीं, आप अपनी बात दोबारा पूछें। प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं आ रहे, एक्सपेंस तो बन रहा है बिजनेस का, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आ रहा है। बिजनेस की मर्जी ना, बिजनेस की मर्जी कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट इस हिसाब से निकालना चाहे या इस हिसाब से निकालना चाहे। अगर आपको ये लग रहा है कि इस हिसाब से निकालेगा तो वो कम आएगी, और उस पर वो मार्कअप मार्जिन लगा के सेल प्राइस निकालेगा तो कम बनेगी, ये कह रहे चाह रहे हो। तो जो बिजनेस ये फॉलो कर रहा होगा वो और मार्जिन रखेगा, ये फॉलो कर रहा होगा तो और मार्जिन रखेगा। मैंने कहीं इंटरनली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखी नहीं है, नहीं मैंने जो काम इंडस्ट्री में किया है वो मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से किया है, या जहाँ किया है वहाँ इंटरनल अकाउंट्स थे भी तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फ़र्क नहीं थे, वो वही बन रहे थे। तो इसलिए मैंने देखा नहीं असल में कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो रही होती, कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता। वो तो होता होगा कि बहुत अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस है ना वो अपने लिए इस तरह की वैल्यूज़ बनाते होंगे। मैंने तो इंजीनियरिंग सेक्टर में काम किया बस, तो प्रैक्टिकली नहीं देखा। ये दो कॉन्सेप्ट हैं भाई। अब आता हूँ कि ये चैप्टर क्या है। हमने ना इस चैप्टर में मैनेजमेंट को जाने वाले मंथली अकाउंट्स के फॉर्मेट देखने बस। यानी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मेनली यही है कि हर महीने जो इनकम स्टेटमेंट बन रही होगी मैनेजमेंट के लिए, अगर मैनेजमेंट ये मेथड फॉलो करती हो तो इनकम स्टेटमेंट की शक्ल क्या होगी, अगर ये मेथड फॉलो होता हो तो इनकम स्टेटमेंट की शक्ल क्या होगी, ये इस चैप्टर में पढ़ने लगे। ये ब्रॉडर चीज़ है, यानी ये कॉन्सेप्ट है कि मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसका अब तक जितने चैप्टर पढ़े यही हो रहा था। वो इसके चैप्टर नहीं थे, लेकिन जो चैप्टर थे उनमें इनमें से ये बेस यूज़ हो रही थी। आगे डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे उनमें कहीं ना कहीं ये भी हो रही होगी। तो इसलिए ये दो कॉन्सेप्ट हैं बस। इस चैप्टर में हम ये करने लगे हैं कि अगर मैनेजमेंट की इनकम स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ने इनकम स्टेटमेंट बनानी हो, मंथली अकाउंट्स बनाने हो, और वो ये वाले बिलीफ रखते हो तो इनकम स्टेटमेंट की शक्ल क्या होगी, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बिलीफ रखते हो तो इनकम स्टेटमेंट की शक्ल क्या होगी। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के तहत बनी हुई इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, बस ये चैप्टर है। उनके मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, और बगैर वैल्यूज़ के फॉर्मेट क्या होंगे। तो एक बेसिक सा सवाल लिखते हैं, अभी लिखते हैं, जब क्लास चल रही है अभी। क्या जी? नहीं, अब तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अच्छा, अब आपका दिल कर ही रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन का, तो लिखें सवाल। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग सवाल, एक सवाल के साथ ना मैं इनमें फॉर्मेट सिखाने लगा हूँ।
बजाय इसके कि मैं पहले आपको कांटे लगा के फॉर्मेट बना के दूं, फिर सवाल करें, तो मैं उस सवाल के अंदर ही इसके फॉर्मेट सिखा दूंगा आपको। इस चैप्टर में हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के तहत बनने वाली इनकम स्टेटमेंट्स पढ़ने लगे हैं। ये है चैप्टर। ये बात लिख ही लेते हैं वैसे, ताकि पता चले इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं। हाँ देखा ना, अल्फाज याद करेंगे ना। इस चैप्टर के बाद क्या था, मे था, मे लिखो। इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट के लिए जो मंथली अकाउंट्स बनने हैं, इनकम स्टेटमेंट बननी होती है, उनके फॉर्मेट्स सीखने हैं इन दोनों अप्रोचेस से। ये करना है इस चैप्टर के अंदर। चलें आप सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फर्स्ट 3 years of a business. Following information relates to first 3 years of a business. अब इस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में ना, मैं चूंकि 3 साल की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, तो अंग्रेजी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 30। हाँ जी, रास्ते में 1 ही पड़ेगा पहले, ईयर 1 31 और 33। सेल प्राइस बताइए मैंने पर यूनिट पहले 30, 31 और 33। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 8, 9, 10। 8, 9 और 10। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 6, 6.5 और 7। ईयर 1 में 6 है, ईयर 2 में 6.5 है और ईयर 3 में 7 है। वेरिएबल एफओएच पर यूनिट, वेरिएबल एफओएच पर यूनिट 4, 4.5 और 5। वेरिएबल एफओएच दोबारा बता रहा हूँ, 4, 4.5 और 5। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट, फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट 3, 3.5 और 4।
वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये। तीनों ईयर्स में 2 रुपये, ₹2। ये हो गई पर यूनिट चीज़ें। उसके बाद है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये सारा भाई ईयर 1 2 3 का डाटा चल रहा है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 5000, 4200, 5500। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दोबारा बता रहा हूँ, 5000, 4200 और 5500, 5000, 4200 और 5500। यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड एक इनकम स्टेटमेंट बना दूंगा अभी, दूसरी फिर अगली क्लास में बना दूंगा। यूनिट्स सोल्ड हैं जी, यूनिट सोल्ड 5000, 3500 जी, 3500 और 5800। रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। सेल्स ईयर 1 में 5000 है, ईयर 2 में 3500 है और ईयर 3 में 5800 है। और जिनको ये फिक्र हो रही है कि ईयर 3 में बनाए 55 हैं, बेचे 58 कैसे हैं, तो शर्म करें, इन्वेंट्री भी होती है। जो पहले बनाए होंगे वो बचे होंगे, वो अगले साल बच जाएंगे। ये हो गए यूनिट्स। और लिखें एक्चुअल टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एफओएच, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एफओएच। ईयर 1 में है 14800, 14800। ईयर 2 में 16200, 16200 और ईयर 3 में 15500, 15500। फिर लिखें एक्चुअल टोटल, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट, एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट 5000, 6000, 7000, 5000, 6000, 7000। चले जी, सामान हो गया पूरा। रिक्वायर्ड है मुझसे तीनों ईयर्स की, रिक्वायरमेंट ए है बल्कि, तीनों ईयर्स की इनकम स्टेटमेंट्स, एक दफ़ा यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग और एक दफ़ा यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये रिक्वायरमेंट ए है, तीनों ईयर्स की इनकम स्टेटमेंट्स, एक दफ़ा यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग और एक दफ़ा यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और पार्ट बी, तीनों ईयर्स की प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, तीनों ईयर्स की प्रॉफिट रिकंसिलिएशन।
मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बना देता हूँ, एब्जॉर्प्शन की, और फिर ये रिकंसिलेशन अगली क्लास में इंशाल्लाह। इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग से। इसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 साल हैं चूंकि, तो उनको कॉलम में बना लेते हैं, ईयर 1 2 3। इनकम स्टेटमेंट में होती हैं सेल्स, अच्छा आपने FR1 जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की शक्ल बहरहाल देख ली हुई है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप होता है ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, और इसका आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद अदर इनकम ऐड कर लेते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर लेते हैं, और फिर एंड आंसर नेट प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर उसकी शक्ल थोड़ी बदलेगी। सेल्स, टोटल सेल्स कैसे निकालें? है यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस। तो ये अगर मल्टीपल ईयर्स या मल्टीपल कॉलम्स का सवाल हो ना, और उनकी वैल्यूज अलग अलग ही बननी हो, लेकिन कैलकुलेट होनी एक ही तरीके से हो, तो बजाय इसके कि हम हर फिगर कैलकुलेट करके एग्जामिनर को बताएं, उसका एक ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि उसको हम फार्मूला बता दें कि हम करने क्या लगे, तो ये वर्किंग का पर्पज़ हो जाएगा पूरा। अदरवाइज तो वर्किंग्स हैं ज़रूरी, जहाँ भी ज़्यादा सारी चीज़ें हों तो वर्किंग्स होनी चाहिए। लेकिन अब देखें, हर साल की सेल हमने ऐसे ही निकलनी है, उस साल के यूनिट्स, उस साल की सेल प्राइस, तो बस हमने फार्मूला बता दिया, बस हो गई वर्किंग। अब बस आंसर लिखना है सामने। तो ईयर 1 में कितने यूनिट्स बेचे, और एक कितने का बेचा, 30 का, तो 30 इंटू 5000, 150,000। ईयर 2 में कितने यूनिट्स बेचे, 3500 यूनिट बेचे, एक कितने का बेचा, 31 रुपीज़ का, तो टोटल 108500। ईयर 3 में बेचे 5800 यूनिट्स, और एक कितने का बेचा, 191400। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? सेल करने की कॉस्ट। जो चीज सेल की है वो हमें कितने की कॉस्ट की थी, ये कॉस्ट ऑफ सेल होती है। यानी अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस हैं तो जो चीज बेची है वो हमें कितने की खरीदनी पड़ी थी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो चीज बेची है हमें उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितने की पड़ी, ये कॉस्ट ऑफ सेल होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग वालों के मुताबिक प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और कौन सा एफर्ट, वेरिएबल एफर्ट। यानी मार्जिनल वाले कहते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल चीज़ें आती हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। डायरेक्ट मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर एक वेरिएबल कॉस्ट है। ओए होए, वेरिएबल फिक्स्ड ही नहीं याद होने आपको, तो याद है। नहीं याद, चलें जिसको नहीं याद वो याद करके ना फिर अगले सेशन में आना। अच्छा वैसे ना शुरू के ये 3 4 5 लेक्चर मुझे लगता है यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं अभी तक, तो अगर कोई भूला हुआ है तो वहाँ देखिएगा, क्योंकि शुरू में 5 6 लेक्चर यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो वो उनमें देख लीजिएगा अगर भूल भाल गए हैं तो। हैं वो चोरी गए नहीं, राइस के चैनल पे पड़े हुए हैं, इधर उधर है ना, तो वो चोरी का माल है सारा। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है इसका, ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में मैंने ये बताई थी शुरू में चीज़ें, जब इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किया था, तो कॉस्ट ऑफ सेल होती है ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लेक्चर्स में है। ओपनिंग फिनिश गुड्स पता नहीं कितने, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता नहीं कितनी, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स पता नहीं कितनी। मार्जिन अब्जॉर्प्शन के लिए तकरीबन 3 वर्किंग्स हैं जो बनती हैं, जिनमें से तीसरी की भी ज़रूरत नहीं है, वो अब्जॉर्प्शन में बताऊंगा। एक वर्किंग होती है कि हमें पर यूनिट कॉस्ट तो पता हो, तो 5-10 मिनट की हिम्मत है। पाँच 10 मिनट की हिम्मत है तो मरते मरते 20-25 मिनट तो गुजार ही लेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक क्या क्या होगा इसमें? चलें बस कर, बाकी कल। ठीक है, अल्लाह।